ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व ग्रेट मेनी कंपोनेंट्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स। टोटल व्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बेसिक टू पर्सनल वेलबींग एज वेल एज टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक सेक्सुअल बीइंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एडोलसेंट एज आती है वाइब्रेंट फ्रेगाइल है, प्रोन टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क टेकिंग हैबिट उसमें ऐसी हो जाती है, उस टेंडेंसी होती है। और ये सब मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है कि जो सेक्स रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं ये इसी एज में हो जाती हैं। तो और अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन इस टाइम पर कोई एडोलसेंट पर्सन लेता है तो उसका कोई अपना कॉन्सिक्वेंस उस डिसीजन का हो सकता है। एनी रॉन्ग डिसीजन कैन लीड टू डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंस। देख रहे हैं आप। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसीलिए ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टडी जो है यह सेक्स एजुकेशन की स्टडी क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसे क्यों कोर्स में लिया गया है, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। और अर्श आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म है एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो इसके जो टॉपिक्स हैं ये क्या, इनका फोकस किन चीज़ों पर है, इसमें यानी कि क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और क्यों इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तो ये इसलिए है जिससे कि जो रिस्की बिहेवियर है एडोलसेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के, उनको मींस एडोलसेंट एज ग्रुप में जो पर्सन्स हैं उनके लिए, पीपुल्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, और जो लोगों का जो बिहेवियर है इस एज ग्रुप में उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी स्टडी की जाती है। और इसकी और इसमें कोई डिसीजन लिया गया या जो कोई बिहेवियर किया गया उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, तो उसको एक मैसेज फॉर्म में स्प्रेड करना, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, रिस्क एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी या कंट्रासेप्टिव कोई ले रहा है कोई इस एज ग्रुप में, या कोई और हार्मोन ले रहा है, तो ये सारा कुछ। फिर पीयर ग्रुप और अदर सोशल प्रेशर है उससे भी डील करने से बचाता है। अगर यंग पीपल को कहीं से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना मिले और उसे राइट इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि वो अपनी कम्युनिकेशन एक प्रॉपर रख पाएगा और उसकी जो प्रॉब्लम है उनको निगोशिएट कर पाएगा और अपनी एक गुड लाइफ स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स भी डेवलप कर पाएगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में वैरायटी ऑफ अप्रोचेस इसमें यूज़ किया जा सकता है जिससे कि जो यंग पीपुल हैं उनकी हेल्थ को क्या किया जा सके, मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है कोर्स में आपके, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें आगे देखना है जो इसमें चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो है मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो इसमें इसे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक इसी में इम्पॉर्टेंट है जो वो है आपका बिहेवियरल मेथड्स है। तो बिहेवियरल मेथड्स में क्या क्या है आपका, कि बिहेवियरल मेथड में कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हमने देखा कि कुछ डेज़ में जब कहाँ एवोल्यूशन होता है, एग्जैक्ट 14 डे को, 14 से 21 डे में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पर अगर हाँ ये चीज़ मालूम रहे कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है यानी कि वो कैसी है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से क्योंकि उसी टाइम एवोल्यूशन हुआ है और बॉडी में ओवम अवेलेबल है, तो ओवम अवेलेबल है तो उसी समय अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस उस टाइम में डे 15 से लेकर 21, 23 ऐसे तक ज़्यादा रहते हैं। तो यानी कि बिहेवियरल मेथड में कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स में अगर अच्छी नॉलेज है जो साइकिल्स चलती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उससे भी कोई कपल जो है वो अपने लाइफ में कंट्रासेप्टिव कोई केमिकल लिए बिना ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। या फिर क्वाइटस इंटरप्टस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जस्ट इजैकुलेशन के पहले ही पेनिस इज़ विड्रॉन। तो ये आप लोग ये भी एक मेथड है। तो क्या होता है कि ये जब टर्म आता है तो समझ नहीं पाते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब यही है। तो इसके अलावा जो दूसरा मेथड है
इस दूसरा मेथड है रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड। वही जो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस समय किस टाइम पर फीमेल और मेल को कॉपुलेशन करना चाहिए पार्ट। तो ये अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मालूम है तो सेफ पीरियड के मालूम है तो वो बेटर अपना लाइफ में प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लान कर सकते हैं। अवॉइडिंग वजाइनल इंटरकोर्स, तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा ये तो बिहेवियरल मेथड्स हुए। अब जो और दूसरे मेथड्स हैं वो आपके बैरियर मेथड्स में आते हैं। तो बैरियर मेथड्स में मेल और फीमेल दोनों के कंडोम्स आते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरीके से ये जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल एसटीडीज़ को रोकने में भी है, एचआईवी एड्स को रोकने में भी है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे डायाफ्राम है। तो पूछता है कि एग्जामिनर आपसे, तो आप बता नहीं पाते कि डायाफ्राम कहाँ है, क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो डायाफ्राम एक्चुअली एक रबर शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मॉल सॉसर शेप्ड रबर शीट होती है मेटल कॉइल के साथ, जिसकी रिम में लगी हुई होती है, और इसे यूट्रस के माउथ पर फिक्स कर दिया जाता है। तो डायाफ्राम कैसे यूज़ होगा, क्या है, ये इसमें आपको ये पता चल रहा है। इसके अलावा सर्वाइकल कैप्स होती हैं, ये स्मॉल डेम शेप्ड के, ये भी रबर डिवाइस होती है जो कि सर्वाइक्स के माउथ पर फिक्स की जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि डायाफ्राम जो है वो कहाँ फिक्स होगा, तो माउथ ऑफ सर्वाइक्स पर। यहाँ पे भी सर्वाइकल कैप भी सर्वाइक्स पर ही। इसी तरह से वेजाइनल स्पंज आते हैं, स्मॉल पॉलीयूरेथ्रेन होते हैं, राउंड डिवाइस होती है। इसे भी वेजाइना में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले प्लेस किया जा सकता है, और ये स्पर्मिसाइड केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे स्पर्म जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वेजाइनल स्पंज, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, कंडोम्स, तो ये सारे जो है ये इनका यूज़ जो है वो बिहेवियरल मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर आते हैं आपका थर्ड मेथड जो है वो आपका हार्मोनल मेथड है। हार्मोनल मेथड्स में ड्रग्स यूज़ की जाती है, दवाई या मेडिकेशंस दिए जाते हैं। ड्रग्स आर यूज टू आइदर प्रिवेंट, तो ये ओव्यूलेशन को रोकने के लिए और इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए किया जा सकता है, यानी कि हार्मोन को इससे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एलएच हार्मोन के अंडर इफेक्ट जो है ओव्यूलेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के वजह में होता है, कंट्रोल में होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एलएच हार्मोन, या एक और हार्मोन आपको बताया एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन, इन तीनों हार्मोन का लेवल कंट्रोल किया जाए तो इससे ओव्यूलेशन की प्रोसेस को या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेन्स 2 हार्मोन सिमिलर टू द नेचुरल हार्मोन्स। तो मेनली जो हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही सबसे ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स में यूज़ किए जाते हैं। पूछा जाता है ये कौन से 2 हार्मोन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो ये दोनों हार्मोन अकेले यूज़ किए जा सकते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स में, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक पॉइंट बेटा, एक पॉइंट को इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के काम करने का तरीका क्या है कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स मेंटेन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ली जाती हैं वो क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को रोक सकती हैं। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले काम करती है, जो एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज करती है, और यही हार्मोन आके ओवरी पर एक्ट करते हैं, ओवरी में एक्ट करते हैं, और जिससे ओवम मैच्योर होने लगता है, और मैच्योर ओवम फिर रिलीज हो जाता है ओवरी से, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है बर्थ कंट्रोल पिल्स से। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है पिल्स में जो प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है कि सर्वाइक्स यानी कि जो यूट्रस का माउथ है उसमें स्पर्म की एंट्री हो, और उसके बाद स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज कर सके, यानी फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके लिए पॉजिटिव कंडीशन को बनाना इसका काम है।
लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो जाए या ये एब्सेंट हो जाए, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ये जो स्पर्म के लिए हॉस्टिलिटी है वो नहीं मेंटेन रह पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो अनरिसेप्टिव हो जाएगी, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है अगर वो ओव्यूलेट हो भी गया है तो वो क्या होगा, वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कंबाइंड एंड कंट्रासेप्टिव पिल्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, उनमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन होते हैं। कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये मैं आपको बता रही हूँ, यही इनमें होते हैं, इनके 2 फंक्शंस हैं। मेन वन इज़ टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो आपसे पूछा जाता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं, तो इनमें आपको बताना है कि 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और इनका काम क्या है, कैसे काम करती हैं, ओव्यूलेशन को रोक सकती हैं या क्या कर सकती है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रिवेंट कर सकती हैं, डिसरप्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जिससे कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। यानी कि इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को रोक कर ही ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स काम करती हैं, जो कि किसके अंडर इफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के ना रिलीज होने, इन हार्मोन के ही अंडर इफेक्ट में ऐसा होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, इन्हीं का काम होता है ओव्यूलेशन को रोकना, और दूसरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो है वो ना बन पाए इससे, जिससे कि इम्प्लांटेशन रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिल करके। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी मेथड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसे मैं बहुत एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ आपको। ठीक है, और इम्प्लांट्स जो होते हैं वो भी, इम्प्लांट्स के एक्चुअली ये अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैं आपको इसको कंट्रोल नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रेगनेंसी ओरल कंट्रासेप्शन, यानी ओरल कंट्रासेप्शन मीन्स यानी कि कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ली जाती हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो केमिकल कंट्रासेप्शन है या हार्मोनल कंट्रासेप्शन है, तो ये इनमें कुछ टैबलेट्स के रूप में हार्मोन्स दिए जा सकते हैं। हार्मोन्स कौन से, वही आपका प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, उन्हीं का कॉम्बिनेशन। तो ये जो टैबलेट्स या क्रीम्स या फोम्स के रूप में भी हो सकते हैं, और इनमें एक्चुअली ये जो कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, उनमें तो आपको हमने बताया कि वो क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करती हैं, मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे कि ऐसा एवोल्यूशन या इम्प्लांटेशन जो है वो रुक जाता है। अब जो स्पर्मिसाइड्स, कभी कभी इन्हीं में जो और मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड में, अदर मेथड्स में कुछ कंट्रासेप्टिव क्रीम्स आती हैं या फोम्स आते हैं उनका, या कुछ ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं जो कि वेजाइना में रखी जा सकती हैं। तो ये क्या कर सकती हैं, ये स्पर्मिसाइडिल होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करती हैं जिससे जो स्पर्म, जैसे कॉपर आयन रिलीज़ करता है कोई, तो ये इससे क्या होता है, स्पर्म की मॉर्टेलिटी, यानी स्पर्म जो है सर्वाइव नहीं हो पाता है और स्पर्म के लिए टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये इसके अलावा और जो मेथड्स है इसी में कंट्रासेप्टिव मेथड्स में IUCD यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझे बिना आप जो है वो इनफर्टिलिटी वाला जो चैप्टर टॉपिक है वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको देखते हैं कि IUCD क्या है। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस हैं ये। IUCD का मतलब हुआ इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या IUDs भी कहते हैं इसको, या
सीरीज़ कहते हैं। इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या इंट्रा यूट्राइन यानी कि जो सीधे यूट्रस में कुछ इम्प्लांट किया जाए या फिक्स किया जाए, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, तो वो हैं ये। ठीक है। आईयूडी जो है उसका किस तरह से काम करता है? आईयूडी मेक्स जो स्पर्म को मूव करने के लिए हार्ड बना देता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए को इसके लिए होस्टाइल नहीं रहने देता, मतलब उसके वो जो स्पर्म है वो अगर पहुंच भी जाए फीमेल की बॉडी में तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की नॉर्मल कंडीशन फीमेल की बॉडी में नहीं रहेंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो आईयूसीडी होती है इनका भी काम क्या है? प्रेगनेंसी को रोकना है। कैसे? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अनरिसेप्टिव बना करके, और फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो फिर इससे एम्ब्रियो बनने की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब ये जो आईयूडीज हैं, अब आप देखिए आईयूडीज, तो आईयूडीज जिसमें कि कॉपर टी भी होती है, कॉपर इसमें रिलीज होता है। आईयूडीज में कॉपर टी होती है जिसमें से कॉपर रिलीज होता है। कॉपर इज टॉक्सिक टू स्पर्म्स एंड इज ए मेथड ऑफ इनहेंसिंग कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो ये कॉपर टी और लिपस लूप इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कॉपर रिलीज़ करने वाली होती हैं। जो स्पर्मिसाइडल होता है कॉपर, तो इन्हें फिक्स कर दिया जाता है यूट्रस में। देखिए ये किस तरह से, ये फीमेल का यूट्रस है और इसमें ये जो लिपस लूप है ये इस तरीके से फिक्स किया गया है, जिससे कि ये मिट्रियम लाइनिंग जो है ये फिल हो गई है। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो का डेवलप होने के लिए, फिक्स होने के लिए, एम्ब्रियो के मैच्योर होने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। फिर इसी तरीके से कॉपर टीज होती हैं, इन्हें लगाया जा सकता है, जिससे ये कॉपर टी जो है ये अगर हम यहीं पे इसी पे यूट्रस का भी स्ट्रक्चर बना दें तो देखिए ये आप देख रहे हो ये यूट्रस है। तो यूट्रस में आप देखिए ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे रहा है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे रहा है ये लूप कॉपर टी। तो इससे भी क्या हो रहा है, यहाँ ओवम आएगा तो इधर पहुँच नहीं पाएगा यूट्रस में डायरेक्टली, तो जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये जो है आईयूसीडी में कॉपर टी और लिपस लूप आते हैं। कॉपर टी शेप्ड स्ट्रक्चर है विच स्टेज इनसाइड द यूट्रस विद लॉन्ग आर्म ऑफ द टी, और ये जो यूट्राइन कैविटी में फिक्स हो जाती है और शॉर्टर आर्म्स ट्रांसवर्सली अपर पार्ट एंडोमेट्रियम में रहता है। ठीक है। ये एक तरीके का आईयूडीज है। फिर इसके अलावा जो मेथड्स हैं उन मेथड्स में सर्जिकल मेथड्स आता है कंट्रासेप्टिव मेथड्स में। तो सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है या ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपको पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कैसे ये ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, और इसके बाद ये ओवम जो है नॉर्मल अगर किसी फीमेल की बॉडी फंक्शन करती है तो ये ओवम जो है वो यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकता है, ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है और यहाँ वैजाइना से स्पर्म आ सकता है। तो अगर ये ट्यूब जो दिख रही है, ये ट्यूब यहाँ से कट करके टाई कर दिया जाए, लाइगेट कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ओवम। स्पर्म आ भी गया तो ओवम नहीं पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा, ट्यूबल लाइगेशन से फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो बोथ द फीमेल ट्यूब्स आर टाइड ऑफ एंड कट टू prevent the sperm from reaching the ovum during intercourse। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये काम करता है सर्जिकल मेथड में। और दूसरा है आपका वैसेक्टोमी। इसमें मेल में होती है। इसमें जो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब होती है, वॉस डिफरेंस इसको कहते हैं। ये वॉस डिफरेंस को इसी तरह से कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं कर पाता है। तो ये पुरुष नसबंदी और ये महिला नसबंदी यही है।
तो इस तरीके से सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है जो कि कंट्रासेप्टिव मेथड में आता है। ठीक है, तो इसके यहाँ तक आपका जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स, तो आपको बेसिकली 4 मेथड पता चले, बिहेवियरल मेथड्स और सर्जिकल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट जितने थे वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट इन शॉर्ट एक समरी टाइप का बता दिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कुछ समझ में आए। अब इसके आगे हमें इनफर्टिलिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट टॉपिक देखना है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को सम अप कर देते हैं।